नमस्ते। मैं प्राध्यापक डॉक्टर रेभ भारसवाडकर रेणुका उर्दू गज़ल वर्कशॉप में पार्ट 4 इसमें हम गज़ल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने वाले हैं और इसमें ख़ास तौर पे आज जो इसे हम गज़ल का मंत्र कहते हैं, हमने तंत्र तो कल देख लिया, आज उसके डीप में अंदरूनी जो बातें हैं गज़ल की उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें पहला जो कंसेप्ट है वो है गज़ल के शेर में दावा और दलील की होनी ही चाहिए। तो ये आज हम समझ लेंगे कि दावा दलील क्या है और वो गज़ल लिखते समय हमें कैसे दावा पेश करना चाहिए और उस दावे की दलील जो है वो कैसी बतानी चाहिए। तो नेचुरली शेर के जो दो मिसरे होते हैं, ऊपर वाला पहला मिसरा होता है उसे हम उला मिसरा कहते हैं और जो सेकंड लाइन है दूसरा मिसरा है शेर का उसे हम सानी मिसरा कहते हैं। तो उला मिसरा में शायर एक दावा पेश करता है। अब ये जो दावा है, ये दावे को हम क्या बोल सकते हैं? दावा बोले तो स्टेटमेंट। वो जो स्टेटमेंट है, सीधा साधा स्टेटमेंट, हम वो दावे में करते हैं और वो जो स्टेटमेंट है, वो जो प्रस्तुति है, उसका जो दलील है, खुलासा है, एक्सप्लेनेशन। सो उला मिसरा में क्या है? एक स्टेटमेंट है और सानी मिसरा में क्या है? उस स्टेटमेंट का खुलासा या उसका आंसर, या फिर वो क्या कह सकते हैं हम, जब ये अपन हिंदी फिल्म में देखते हैं ना, उसमें वो जज कहता है वकील को कि ये जो तुमने दावा किया है इसके बारे में आपने जो दलीलें पेश की है, ऐसी और 2 दलीलें पेश करो। तो दलील का मतलब होता है सपोर्टिव एक्सप्लेनेशन टू दी स्टेटमेंट। तो ये जो है इसमें कैसा रहता है, ये कोई लेक्चर देने की बात नहीं, ये तो प्रैक्टिकली उदाहरण देके समझाने की बात है। तो एक दावा और दलील का उदाहरण डॉक्टर बशीर बद्र का ये शेर है और इसमें उला मिसरा में एक दावा किया है और उसकी दलील सानी मिसरा में दिया है। कैसे डॉक्टर बशीर बद्र ने ये दावा दलील पेश की है, ये अब हम उनके ही एक शेर से
समझ लेंगे। तो उला मिसरा है, ध्यान से सुनिए। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं। यह है प्रस्तुति, और उसका जो खुलासा है, जो दलील है, वो सानी मिसरा में ऐसी है, ज़रा ध्यान से सुनिए। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने, ये दलील है, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो जो दलील है कि वो दलील एकदम दिल को छू जाती है कि तुमने सिर्फ मुझे जो विरासत में फूल मिले हैं, वो फूल ही तुमने देखे हैं। विरासत का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मिले हैं, और तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। ऐसा ही एक दावा और दलील का दूसरा, ये ज़रा प्यार मोहब्बत वाला दावा दलील है। साहिर होशियारपुरी, इनकी एक बहुत फेमस गज़ल है जिसका रिकॉर्ड भी हुआ है, जो गाई भी जा चुकी है, आपने सुने भी होंगे। कौन कहता है, ऐसा इस गज़ल का टाइटल है। तो उसका मतलब मैं आपको सुना रहा हूँ कि उला मिसरा है जिसमें एक दावा पेश किया हुआ है साहिर होशियारपुरी इन्होंने। तो वो क्या है कि कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबान होती है। सबको याद आ गया होगा। मैं पिछले 30 साल से इस गज़ल से बड़ा लगाव, बहुत प्यार एक गज़ल पे आता है कि कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबान होती है। कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबान होती है। यह है स्टेटमेंट, यह है दावा। अब दलील, तो साहिर होशियारपुरी दलील ऐसी पेश करते हैं कि ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की ज़ुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। बहुत दिल को छू जाने वाला दावा और दलील, बड़े नज़ाकत से साहिर होशियारपुरी ने लिखा है। और इसी गज़ल का जो मक्ता है, जिसमें साहिर होशियारपुरी का जो पेन नेम है साहिर, वो उसमें आ गया है। और ये मक्ते में भी दावा और दलील बहुत अच्छी पेश की है साहिर होशियारपुरी साहब ने। तो वो हम पहले दावा सुनेंगे। दावा ऐसा है, ज़िंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर। ज़िंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर, शोला बनती है नए बुझ के धुआं होती है। शोला बनती है नए बुझ के धुआं होती है। ज़िंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर, जो शोला भी नहीं बनती और बुझ भी नहीं जाती और बुझ के धुआं भी नहीं होती। तो शोला बनती है नए बुझ के धुआं होती है। ज़िंदगी एक सुलगती सी चिता है
साहिर। तो दावा और दलील, इसमें क्या है, आपको क्या क्या लगा? इसमें जो है वो एक धक्का तंत्र है, दलील में एक विसंगति है, एक चमत्कृति है, एक विसंवाद है, एक अपोजिट मीनिंग या धक्का तंत्र, जिसे हम कहते हैं कि हम जो सोचते हैं हमारे सोच को एक धक्का उससे मिलता है। ऐसी कुछ नई बात, ऐसी कुछ अलग बात शायर दलील में लिख देता है कि आदमी बस एकदम खुश हो जाता है। एक छोटी बहर का बढ़िया शेर है, बहुत उसमें मस्त मीनिंग है। और वो जो शेर मैं आपको बता रहा हूँ उसमें छोटी बहर है, लेकिन दावा देखो और दलील की मजा देखो कैसी है। बड़ा नटखट शायर है लिखने वाला, और वो दावे में कहता है, जान लेनी थी ले लिए होते, जान लेनी थी ले लिए होते, मुस्कुराने की क्या जरूरत थी, जान लेनी थी ले लिए होते, मुस्कुराने की क्या जरूरत थी। तो जो दलील है वो सुनते ही हमको एक ऐसा धक्का लग जाता है, अरे ये ऐसा एकदम आदमी अपने जगह से हिल जाता है कि सीधा साधा स्टेटमेंट है, जान लेनी थी ले लिए होते। और जो दलील है, जो खुलासा है, मुस्कुराने की क्या ज़रूरत थी, जान लेनी थी ले लिए होते, मुस्कुराने की क्या ज़रूरत थी। बोले तो ऐसे भी हमारी जान निकल जाती थी, आप कहते तो जान दे देते थे, मुस्कुराने की क्या ज़रूरत थी। इसमें जो नज़ाकत है, इसमें जो ख्याल है, इसमें जो दलील है, वो दलील एक अपने ढंग से इस शायर ने इसमें बताई है। और एक ऐसा ही शेर है जो सोशल या सामाजिक इसमें गज़ल के इसमें है। तो अब इसमें दावा और दलील देखेंगे। ये हमें जो लिखना है गज़ल इस वर्कशॉप में, वो आप अपने दिल को चाहे वो लिखो, लेकिन मेरा ये आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप आपके आजू बाजू में, समाज में जो भी सामाजिक घटनाएं घटती है, सामाजिक कहता हूँ, सामाजिक सोशल, तो उसके बारे में आपके शेर में जो मैं देख रहा हूँ, समाज में, सोसाइटी में क्या चल रहा है। तो ये उदाहरण देखो कि अभी पहली लाइन जो है वो दावा है, और अभी बारिश का सीज़न है और ये भी बारिश के ऊपर ही शेर है, लेकिन कितने अलग ढंग से ये शायर इस बारिश के बारे में सोचता है। और दावा कैसे रहता है, दावा सीधे साधे बच्चे की तरह मासूम ऐसा लगता है कि अभी दावा मैं आपको सुनाता हूँ। हमसे पूछो मिजाज बारिश का, हमसे पूछो मिजाज बारिश का। यह है
दावा। और अब इसकी दलील जो है फिर से एक बार दोहराता हूँ और दोनों एक साथ में लेता हूँ, दावा और दलील, तो आपको सुनने में भी मजा आएगा। कि हमसे पूछो मिजाज बारिश का, हमसे पूछो मिजाज बारिश का, हम जो कच्चे मकान वाले हैं, हम जो कच्चे मकान वाले हैं, हमसे पूछो मिजाज बारिश का, हम जो कच्चे मकान वाले हैं। कितना दिल को छू जाता है कि अरे हमें पूछो बारिश का मिजाज कैसा है, हम जो कच्चे मकान वाले हैं, हम कच्चे मकान में रहते, हमें पता चलता है कि बारिश का मिजाज कैसा है। बहुत बढ़िया उम्दा दावा और दलील इसमें पेश किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 15 मिनट शायद ये दावा और दलील, तो इसमें से हम क्या सीख रहे हैं, क्या सीखना है, क्या हमें समझ लेना है कि मैं जो शेर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, तो मेरे हर एक शेर में दावा यानी प्रस्तुति यानी स्टेटमेंट होना चाहिए और उसका खुलासा दलील सानी मिसरा में होना चाहिए। तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं, मज़ा आता है। तो ये दावा और दलील जब हम लिखते हैं गज़ल, तो बड़े ध्यान से दावा और दलील सोच कर लिखना कि मुझे ऐसी दलील पेश करनी है कि सब चौंक जाए। और ये जो है, ये सही गज़ल में क्रिएटिविटी है। जो दलील पेश करना है, ये गज़ल की क्रिएटिविटी का भाग है। क्रिएटिविटी मतलब इमेजिनेशन और सृजन, मराठी में इसको सृजनशीलता बोलते हैं, सृजनशीलता बोलते हैं, नाविन्य बोलते हैं, कल्पना शक्ति बोलते हैं। इमेजिनेशन, कहाँ तक आप अलग से सोच सकते हैं। और एक बार ये आपको, जैसे आप दावा दलील की प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो खुद ब खुद आपको ये जो विसंगति है, ये जो धक्का तंत्र है, ये जो चमत्कृति है, ये जो विरोधाभास है, ये आपके समझ में आ जाएगा। और इससे जो गज़ल पढ़ने वाला है या गज़ल सुनने वाला है, वो उसके दिल को छू जाती है और उससे कहे बगैर उसके मुंह से ऑटोमेटिक क्या निकलती है, वाह वाह निकलती है, खुशियाँ निकलती है। उसको हम दाद बोलते हैं, दाद मिलती है। तो हर एक शेर को जब आपके दाद मिलती है, तो समझ लेना कि आपका दावा दलील बेहतरीन आप लिख रहे हैं। तो यह आज हम पक्का ध्यान में रखेंगे कि मेरे हर एक शेर में उला मिसरा में दावा और सानी मिसरा में दलील होनी ही चाहिए। तो उसमें बहुत कम शब्द में हम बहुत बड़ा मीनिंग उसमें से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हो गया दावा और दलील इसके बारे में। अब दूसरा मुद्दा मैं आपको, जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो नए नए गज़ल लिखना सीखते हैं, उनको ये जमता नहीं, ये नहीं आता, ये सिखाना पड़ता है, ये समझाना पड़ता है, ये समझ के लेना पड़ता है कि राब्ता का मतलब क्या है। जो राब्ता है, हम क्या कहते हैं कि अच्छी गज़ल वो है कि जिसके शेर के जो 2 लाइनें हैं, जो 2 मिसरे हैं, उला मिसरा और सानी मिसरा, तो उला मिसरा का संबंध सानी मिसरा से होना चाहिए। ये जो संबंध है, ये जो उसको मैं
रिश्ता बोल सकते हैं आप उसको, कि राब्ता इसका जो मतलब है परस्पर संबंध या सहसंबंध, रिलेशनशिप विथ फर्स्ट लाइन विथ सेकंड लाइन। इसको हिंदी में मेल मिलाप ऐसा भी शब्द है। राब्ता को हिंदी में मेल मिलाप। शेर के दो लाइनों में क्या होना चाहिए? मेल मिलाप होना चाहिए, संबंध होना चाहिए दो लाइन में, जोड़ होना चाहिए। पहले लाइन में उला मिश्रा में और सानी मिश्रा में क्या होना चाहिए? जोड़ होना चाहिए या मेल होना चाहिए। ये दोनों लाइनें में अगर मेल नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा। तो उसमें क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए। तो राब्ता का अर्थ क्या समझ में आया? राब्ता का अर्थ है रिश्ता। पहले लाइन का, शेर के पहले लाइन का दूसरे लाइन से रिश्ता होना चाहिए। इसको मराठी में संबंध बोलते हैं, संपर्क बोलते हैं, या फिर हिंदी में उसको लगाव बोलते हैं। लगाव होना चाहिए। और राब्ता का और एक अर्थ है रेख्ता, ऐसा भी उसका अर्थ है। तो राब्ता का मतलब इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट ऑफ फर्स्ट लाइन with second line of share is called as rabta or relation between two lines. हम ऐसा पूछते हैं कभी कभी, उदाहरण देके कि आप किसके साथ राब्ता करना चाहते हैं, जो संबंध जोड़ना चाहते हैं। और इंग्लिश में इस राब्ता को कहते हैं द क्विंट, QUINT, द क्विंट। तो ये जो एक संबंध है, ये संबंध एक जुड़ाव, एक भावना है, एक इमोशन है कि पहली लाइन और दूसरी लाइन में भावनात्मक इमोशनल कांटेक्ट होना चाहिए। तो इसमें एक उर्दू शायर है कतील शिफाई, इन्होंने अपने गज़ल में ही राब्ता शब्द का प्रयोग किया है। और वो शेर मैं आपको सुनाता हूँ। ये शेर सुनने के बाद आपको राब्ता का सही मतलब ध्यान में आएगा कि राब्ता लाख सही काफिला सालार के साथ। राब्ता लाख सही काफिला सालार के साथ। काफिला सालार, सालार बोले तो हेड, जो मुखिया है काफिले का, उसको सालार कहते हैं। तो काफिले के मुखिए से तुम्हारा बहुत अच्छा संबंध रहा है, राब्ता लाख सही काफिला सालार के साथ, ये दावा है। और अब दलील देखो इसमें, हमको चलना है मगर वक्त की रफ्तार के साथ। अब दोनों लाइनें एक साथ सुनाता हूँ तो आपको इसमें राब्ता क्या है, क्या भावनात्मक संबंध है, ये आपके ध्यान में आएगा कि राब्ता लाख सही काफिला सालार के साथ। राब्ता लाख सही काफिला सालार के साथ, हमको चलना है मगर वक्त की रफ्तार के साथ। हमको चलना है मगर वक्त की रफ्तार के साथ। तो इंग्लिश में ये राब्ता को हम डायलॉग ऐसा कहते हैं। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में डायलॉग होना चाहिए या कुछ संबंध होना चाहिए। तो ये संबंध अब हमारे ध्यान में आया है। तो अभी हम इसमें कुछ जो राब्ता है तो उसके एक दो उदाहरण हम देखेंगे कि भाई ये आपको इसमें राब्ता या दो लाइन का जो संबंध है वो कैसा है, ये
अभी हम इसमें समझाए जा रहे हैं। एक डॉक्टर बशीर बद्र की गज़ल का शेर है, जो राब्ता फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, इनमें जो भावनात्मक संबंध है उसे हम राब्ता कहते हैं। तो देखो, फूल सी कब्र से अक्सर ये सदा आती है। फूल सी कब्र से अक्सर ये सदा आती है। सदा बोलते आवाज़, ये सदा आती है। कोई कहता है बचा लो मैं अभी जिंदा हूँ, बचा लो मैं अभी जिंदा हूँ। फूल सी कब्र से अक्सर ये सदा आती है। कोई कहता है बचा लो मैं अभी जिंदा हूँ। तो कब्र और जिंदा, ये इसमें जो एक भावनात्मक संबंध है, जुड़ाव है, लगाव है, रिश्ता है, इससे ये शेर ऐसा उठ जाता है। जब शेर में राब्ता होता है तो वो शेर ऐसा उठता है, और जो पढ़ने वाला है या सुनने वाला है वो खुश होके दाद देता है कि फूल सी कब्र से अक्सर ये सदा आती है। कोई कहता है बचा लो मैं अभी जिंदा हूँ। तो ये जो राब्ता है इसके बारे में हमने अभी देखे हैं। और एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि ये मेरा बहुत ही मुझे पसंदीदा शेर है, गालिब का शेर है, और सबसे उनकी मेरी पसंदीदा गज़ल है दिल ही तो है। तो उसका मतलब सुनाता हूँ आप, और उसमें आपको राब्ता भी नज़र रखना है। दिल ही तो है न संगो खिस्त, दिल ही तो है न संगो खिस्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। तो ये बहुत दिल को छू जाता है। और उसी गज़ल में जो शेर है जिसका राब्ता मुझे बहुत दिल से छू जाता है, इसी गज़ल का दिल ही तो है। जो गालिब के इतने गज़ल है उसमें सबसे अजीज़ ये मेरे दिल के पास ये गज़ल रहती है, गालिब की दिल ही तो है। और ये शायद मैंने अपने ग्रुप पर बेगम अख्तर की आवाज़ में ये गज़ल अपने ग्रुप पर ऑलरेडी डाल दी है। ये लेक्चर के बाद में मैं चेक करता हूँ, अगर डाली है तो ठीक है, आप उसे सुन लीजिए, और अगर नहीं डाली है तो मैं इमीडिएट डाल दूँगा। ये पहले तो गालिब की गज़ल, जिसे हम 52 कशी सोना कहते हैं, कि असली सोना है गज़ल, और बेगम अख्तर की आवाज़ उसको जो जैसे ये अंगूठी में हीरा रहता है ना, और उसको ये सोने का रहता है, ऐसा बेगम अख्तर की आवाज़ ने उस गज़ल को अजरामर बना दिया, जो मैं कई बार कितनी बार सुन चुका हूँ। फिर भी जब भी सुनता हूँ अलग ही उसमें का जो कुछ नयापन मुझे महसूस होता है। तो ये गज़ल का सबसे खूबसूरत शेर जिसमें राब्ता है, बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप इसमें है, अर्थ के बाद ये जो रिलेशनशिप जो है ना, तो उसके दो प्रकार होते हैं। थोड़ा
बाजू में रख के आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि राब्ता जो है हम उला मिसरा और सानी मिसरा में या तो अपोजिट शब्द लेके करते हैं। जैसे उला मिसरा में अगर दिन है तो सानी मिसरा में क्या आएगा, रात आएगी। ये होगा शाब्दिक वर्ड्स का। लेकिन उससे ऊंचे दर्जे का जो राब्ता होता है वो है मीनिंग का, अर्थ का। उसका जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है, उसका जो संबंध उला मिसरा का सानी मिसरा से होता है। और जब ये संबंध सामने वाले को ईजीली समझ में आता है, ईजीली, गज़ल में यह है कि बहुत दिमाग लगाना नहीं पड़ता, बहुत सोचना नहीं पड़ता, वो सिंपल सिंपल शब्दों में वो रिलेशनशिप आपके सामने ऐसा दलील पेश करता है कि कैसा भी आदमी रहो एकदम उछल जाता है, एकदम खुश हो जाता है। तो ये अभी देखो, ये इसमें ये शेर में तसव्वुफ़ है। तसव्वुफ़ का मतलब मारिफत है। मारिफत का मतलब इसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल जो नॉलेज है उसका टच है, इसलिए वो बहुत दिल को छू जाता है और ज़िंदगी भर याद रहेगा। ऐसा ये शेर है कि कैदे हयातो बंदे गम, कैदे हयातो बंदे गम, असल में दोनों एक है। कैदे हयातो बंदे गम, असल में दोनों एक है। ये दावा है। और दलील क्या पेश की है कि मौत से पहले आदमी, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। नजात म्हणजे सुटका, मुक्ति, लीविंग। गम से नजात, छुटकारा। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों, कैदे हयात बंदे गम। कैदे हयात तो ज़िंदगी भर से जेल हुई है, ऐसा एक बात है। और बंदे गम तो दुख। तो ये असल में दोनों एक ही है। कैदे हयात बंदे गम, असल में दोनों एक है। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। बहुत दिल को छू जाने वाला ये राब्ता है। और उस मकाम तक हमें अपने शेर की ऊंचाई को बढ़ाना है। खाली आपने बहर, काफिया, रदीफ, अलामत ये सब संभाल लिया, 5 शेर भी लिख दिए, लेकिन अगर उसमें राब्ता नहीं है, एक शेर के पहले लाइन का दूसरे लाइन में से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो क्या मज़ा उसमें। ये कैसा हो गया जैसा एक डेड बॉडी है और वो डेड बॉडी है, उसमें जान नहीं है, और उसको हम कितना भी सजाए, कितने भी फूल चढ़ाए, कितने भी ऑर्नामेंट्स गोल्ड के उस पर चढ़ाए, तो क्या फ़ायदा है। उसमें क्या नहीं है, जान ही नहीं है। तो हमारा ध्यान सिर्फ टेक्निक या तंत्र की तरफ नहीं रहना चाहिए। वो हमारा जिसे मराठी में साधन कहते हैं, साधन। ये हमारा तंत्र जो है ना, ये गज़ल सीखने का साधन है। लेकिन साध्य क्या है, हमें क्या हासिल करना है, ये तो मीडियम है। जो तंत्र है वो एक मीडियम है, माध्यम है, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है,
हमें जाना कहाँ है, हमारा असल में मकसद क्या है, गज़ल सीखने का सही मायने में क्या मकसद है। तो ये जो गज़ल हम लिख रहे हैं, इस गज़ल में ये दावा दलील, ये राब्ता, ये होना ही चाहिए। इससे अगर राब्ता है आपके शेर में तो वो शेर उड़ जाता है, नहीं तो हाँ ठीक है चलो, ऐसा होता है। उसको कोई दाद नहीं। अच्छा शेर जो है वो जैसे 303 की जो बंदूक की गोली होती है ना, जैसे निकलती है बंदूक से और ठान बोल के वो अपने जो लक्ष्य है उस पर लग जाती है, वैसे जो शेर है हमारा वो 303 बुलेट जैसा सीधा जो पढ़ने वाला है, जो सुनने वाला है, उसके दिल को उसने टच करना चाहिए। ऐसा दावा दलील और राब्ता ये हमारे शेर में होना चाहिए, तो हमारी गज़ल बहुत अच्छी होती है। और अभी और एक बात मैं आपको कहता हूँ, वो ज़रा थोड़ा सा आपको सजेशंस देना है कि हमें गज़ल जो लिखते हैं वो बहुत आर्टिफिशियल, कृत्रिम ऐसी लगती है कि जो अनुभव हमने लिया ही नहीं, जो हमने देखा ही नहीं, जिसे हमें मालूम भी नहीं, उसका हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, और वो कल्पना में खोकर हम शेर लिखते हैं। तो वो शेर कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। तो अगर आप नेचुरल, नैसर्गिक गज़ल लिखना चाहते हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अपने खुद के रोज़ाने के ज़िंदगी में जो अनुभव, जिसे हम तजुर्बा कहते हैं, जो अनुभव या तजुर्बा हमें मिलता है, जो दिखता है, उस पर शेर लिखो, उस पर गज़ल लिखो। जो अपने रोज़ाने की ज़िंदगी में, डेली लाइफ, दैनंदिन जीवन, डेली लाइफ में जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, जो भी हमें तजुर्बा आ रहा है, जो भी हम एक्सपीरियंस छोटे छोटे बातों पे ले रहे हैं, उस पर लिखो। न कि इमेजिन करना है, जैसे धूप काले में बारिश का इमेजिन करके बहुत बारिश हो रही है, और बारिश में इमेजिन करके कि बहुत धूप पड़ी है। ये आर्टिफिशियल, मज़ा नहीं आता उसमें। शेर तो बनता है, गज़ल भी बनती है, लेकिन उसकी गज़ल की जो एक मज़ा है, मैं आपको एक ये बात थोड़ी सी अलग ढंग से कहता हूँ कि मैं पिछले 40 साल से मेडिटेशन करता हूँ, समाधि स्थिति या ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। और सिद्ध समाधि योगा का पिछले 30 साल से मैं टीचर भी हूँ, लोगों को मेडिटेशन कैसा करना ये सिखाता भी हूँ। तो मैं अमरावती के पास एक श्री क्षेत्र सावनेर बोल के छोटा सा खेड़े गांव है, वहाँ पे एक बाल वामन महाराज बोल के, जब मैं उनसे मिला, वो मेरे से उम्र में बहुत छोटे थे, 20-25 साल के थे। तो मेरा एक अमरावती का इंजीनियर दोस्त है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, तो उसने मुझे बताया कि तुम्हें स्पिरिचुअल बातों से बहुत लगाव है ना, तो यहाँ पे एक अमरावती से 40 किलोमीटर पर एक सावनेर नाम का खेड़ा है, वहाँ पे बाल वामन महाराज है, जो सवेरे 4 बजे से लेके 8 बजे तक मेडिटेशन 4 घंटे डेली करते हैं, और माहिर है उसमें, क्या बोलते हैं, आखिरी स्थिति में मेडिटेशन के वो पहुंच गए हैं। तो मैं बोला चलो भाई, आपने को तो उनसे मिलना है।
तो उन्होंने लेके गए मुझे वो सावनेर में बाल वामन महाराज के पास। और मैं ऐसा उनके सामने बैठा और वो मुझे पहले बताए थे, ये जो बाल वामन महाराज है ना, ये बहुत सनकी है, ये बात किए तो करेंगे, नहीं तो नहीं भी करेंगे आपसे बात। तो बोला कोई बात नहीं। तो बैठे, तो मैं कुछ पहल कर रहा ही नहीं, बात कर रहा ही नहीं, वाला ये इनसे कुछ सुनेंगे। तो उन्होंने एक 5 मिनट के बाद मुझे कहा कि आप क्या करते हो। तो मैं बताया कि मैं लोगों को मेडिटेशन सिखाता हूँ, ध्यान करना सिखाता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक वाक्य में कहा, जो सिखाया जाता है उसे मेडिटेशन नहीं कहते। मेडिटेशन ये कोई सीखने की चीज़ नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। जो हम सिखाते हैं उसे मेडिटेशन नहीं कहते। तो उन्होंने मुझे फिर बताया, बहुत 1 घंटा मुझे मेडिटेशन का मतलब बताते गए। उसका सार ये है कि हम मेडिटेशन क्यों करते हैं। तो मेडिटेशन करते वक्त हम जो मेडिटेटिव स्टेज में रहते हैं, ध्यानावस्था में रहते हैं, उसमें हमें बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। ये शब्द उनका है। हम ध्यान क्यों करते हैं, मेडिटेशन क्यों करते हैं, हम इबादत क्यों करते हैं, हम दुआ क्यों मांगते हैं, हम प्रार्थना क्यों करते हैं, हम पूजा पाठ क्यों करते हैं, हम नमाज क्यों पढ़ते हैं। तो उसमें हमें मज़ा आना चाहिए। जब मज़ा आएगा तो समझ लो कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप कुछ दिल में रख के कोई प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान मुझे इतना धन मिले, इतना संपत्ति मिले, ऐसी कुछ अपेक्षा रख कर हम जब कुछ करते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो ध्यान क्यों करते हैं, तो ध्यान करते वक्त हमें मज़ा आता है, इसलिए हम मेडिटेशन करते हैं। अब इसका संबंध गज़ल से है। गज़ल लिखते वक्त अगर मुझे मज़ा आ रहा है तो समझ लेना कि मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। और मैं ऐसा सर खुजाते बैठा यूँ, अरे यार इसमें ये काफिया का शब्द ही नहीं मिल रहा, ढूंढो ढूंढो। तो क्या होता है, आदमी परेशान होता है, नहीं मिल रहा यार, मिल रहा ही नहीं, परेशान होता है। और वो परेशान होना, ये आप गज़ल अच्छी तरीके से सीख रहे हैं ऐसा लक्षण नहीं है। इसलिए आपको कोई मार्गदर्शक, कोई एडवाइज़र होना चाहिए कि जो आपको ये ऐसा पक्का कह सके कि अरे भाई गज़ल लिखते वक्त हमें, शेर जब लिख रहे हैं गज़ल के, तो क्या आना चाहिए, अपने खुद को मज़ा आना चाहिए, मज़ा। और जब हम गज़ल लिखते हैं, शेर लिखते हैं और अपने को खुद को मज़ा आता है तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। और आप परेशान हो रहे हैं तो आप समझ लेना कि आपको कोई इस्लाह की ज़रूरत है, कोई मार्गदर्शक की ज़रूरत है कि भाई क्यों टाइम पास कर रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो, दिन दिन भर दिमाग को तकलीफ़ दे रहे हो कि इसका काफ़िया अब क्या मिलेगा, इसमें राब्ता आ रहा है कि नहीं, इसमें दावा दलील आ रहा है कि नहीं। जब हम इसमें डूब जाते हैं गज़ल में,
पूरी तरह से डूब जाते हैं। जैसे कि एक मैं आपको किस्सा इसमें बताता हूँ कि एक आदमी एक गज़ल गुरु के पास गया और उसको बोला कि मुझे गज़ल सीखने की इच्छा है, मुझे इच्छा है, मैं गज़ल सीखना चाहता हूँ। तो उसका गुरु उसको पूछा कि तेरी कितनी इच्छा है रे गज़ल सीखने की, कितनी इच्छा है? तो बोला बहुत इच्छा है, मुझे तहे दिल से इच्छा है कि मैं गज़ल सीखूं। तो बोला ऐसा, तो चल मेरे साथ। एक नदी के पास लेके गए, ऐसे कमर भर पानी में उसको लेके गया वो गुरु, और उसने उसकी ऐसी मुंडी पकड़ के पानी में दबा दिया उसको। किसको? जो गज़ल सीखना चाहता था उसको पानी में उसने उसकी मुंडी पकड़ के पानी में डुबा दिया उसको ऐसा। और फिर जब उसको सांस लेने को नहीं आ रही तो वो ऐसा तिलमिला गया और बस उसे ऐसा पूरा झटके मार रहा, ये कर रहा कि भाई मुझे अब सांस ऑक्सीजन चाहिए, सांस हवा चाहिए। और फिर आधे मिनट के बाद उसके गुरु ने उसको ऊपर उठाया और बोला जब तू पानी के अंदर था तो तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या थी? तो बोले मुझे सांस की ज़रूरत थी। जैसे तुझे सांस की ज़रूरत थी, जितनी इच्छा तेरी सांस लेने की उस समय थी, अगर उतनी इच्छा तेरी गज़ल सीखने की है तो ये राब्ता, ये दावा दलील, ये बहर, ये रदीफ़, ये काफ़िया, ये अलामत, ये तू अपने आप सीख जाएगा। बस जस्ट तुझे बताने की ज़रूरत है। तू ढूंढते फिरेगा कि ये मुझे सीखना है, ये मुझे सीखना है, ये मुझे सीखना है। तो खुद ढूंढ के। अभी कैसा है कि टाइम मिला तो सीख लेंगे, जमया तो जमया, नहीं तो नहीं जमया। तो ऐसा ये कैजुअल जो एटीट्यूड है ना, वर्कशॉप करके तो देखेंगे, आ गई उर्दू गज़ल तो आ गई, नहीं आ गई तो नहीं आ गई, क्या 15 दिन अपने वेस्टेज हो गए, ऐसा समझेंगे। अगर ऐसा एटीट्यूड है तो आप क्या खाक गज़ल सीखेंगे? जैसे पानी में डूबे हुए आदमी को जैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, वैसे अगर आपको गज़ल की ज़रूरत है तो आप गज़ल सीख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आपके ध्यान में आ गया होगा कि हम ये आर्टिफिशियल बातों की तरफ न जाए, जो घटाई ने अपने साथ, जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं किया और लिखे जा रहे हैं प्यार पे गज़ल, और अपने को कभी खुद को प्यार हुआ ही नहीं किसी से, तो वो तो चीटिंग है। किसके साथ? अपने खुद के साथ चीटिंग है। मुझे ही फंसा रहा हूँ जब मैं आर्टिफिशियल शेर लिखता हूँ। और जो घटनाएं मेरे डे टू डे लाइफ में, दैनंदिन जीवन में मेरे आजू बाजू में घटती है, छोटी छोटी घटनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि गज़ल का शेर लिखने के लिए कोई बहुत बड़ा हादसा होना चाहिए, या उसका प्रेम भंग होना चाहिए, या उसे प्रेम होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे आजू बाजू में दिन में जो छोटी छोटी बातें घट रही है, मैं उसी नेचुरल दृष्टि से उसके तरफ देखकर मैं अपना शेर लिखूँगा। तो वो शेर जो हमारे डे टू डे एक्सपीरियंस पे है, इसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छा शेर है, अभी था मेरे पास, इधर गया, जैसे याद है वैसे बताता हूँ। अभी वो लिखे रखा मैं यहाँ पे, आप मेरे इधर उधर कहाँ तो भी गया हूँगा, कि दुष्यंत कुमार का ये
शेर है। तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। कितना मजा है, कितना अलग से बात कही है कि तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो ये नेचुरल थिंग्स हमारे कि जे और एक बशीर बद्र का शेर है जो जितना जैसा याद है मैं आपको कहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पहाड़ों के ऊंचे नीचे रास्तों को, पहाड़ों के ऊंचे नीचे रास्तों को एक कमरे का बल्ब क्या जाने। पहाड़ों के ऊंचे नीचे रास्तों को एक कमरे का बल्ब क्या जाने। हमारे डे टू डे लाइफ में हम ये कमरे का बल्ब भी देखते हैं। हम कभी पहाड़ियों में भी बस में सफ़र करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि पहाड़ों के ऊंचे नीचे रास्ते को एक कमरे का बल्ब क्या जाने। जो कितना मीनिंग है इस शेर में कि जो सुखवस्तु लोग हैं, जो रिच पीपल है, जो अपने एयर कंडीशन घर में बैठे हैं, वो गरीबों का दुख क्या जाने। कितना ये 2 लाइन के ऊपर हम 4 पन्ने का ऐसे लिख सकते हैं। इतना मीनिंग इस 2 लाइन में कि पहाड़ों के ऊंचे नीचे रास्तों को एक कमरे का बल्ब क्या जाने। ये जो सूझना है, ये जो दिमाग में आना है, ये दिमाग में कब आता है कि जब हम सही रास्ते पे चलते हैं। और ये वर्कशॉप का उद्देश्य ये है कि खाली आपको टेक्निक, तंत्र, बहरे सिखाना नहीं, तो आपको गज़ल का सही मायने में रास्ता बताना है। हम यहाँ पे आपको रास्ता बताएंगे, सिर्फ रास्ता बताएंगे, आपके साथ चलेंगे नहीं। चलना किसको है? चलना आप खुद को चलना है। रास्ता बताने का काम मार्गदर्शक का होता है, और एक एक कदम वो रास्ते पर आप गज़ल के चलना शुरू करेंगे तो आपका जो ध्येय है, अल्टीमेट एम है कि मैं अच्छी गज़ल लिखूं। किसी को खुश करने के लिए मुशायरे में दाद मिलने के वास्ते अगर मैं गज़ल लिखता हूँ तो मैं मेरे साथ बेईमानी कर रहा हूँ। ये किसी को बुरा भी लग सकता है। जिन्हें मुशायरे में दाद मिलती है ना, तो वो फिर आदी बन जाते हैं कि मुशायरे में दाद किसको मिलेगी, ऐसे ही शेर मैं लिखूँगा। तो ये अपने आप से बेईमानी हो गई कि ऐसा सही मायने में असली गज़ल में नहीं होता। जो मैं ओढ़ता बिछाता हूँ वही गज़ल आपको सुनाता हूँ। दुष्यंत कुमार की ये जो 2 लाइनें हृदय को छू जाती है कि जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो ये आज हम यहाँ पे 2 ही चीज़ें जो मुझे बतानी थी, इम्पॉर्टेंट थी, कि एक दावा दलील और दूसरा राब्ता। और आज तो टाइम हो गया। अगले पार्ट में, पार्ट अभी ये आपका कितना पार्ट चल रहा है, ये 4th। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इससे भी दावा दलील और राब्ता से भी एक बढ़िया चीज़ सीखने की, लास्ट चीज़ जो गज़ल में अगर आप उसमें वो मंत्र सीखेंगे तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता अच्छी गज़ल लिखने से। और वो है जिसका नाम है गज़लियत। गज़लियत, ये जो गज़लियत क्या है, इसके बारे में बहुत से विद्वानों में बहुत से मतभेद है। किसी के समझ में आया, किसी के समझ में नहीं आया कि गज़लियत का सही मायने क्या है। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको
लोग गज़लियत के बारे में क्या लिखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या अपना मत प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपको बताऊंगा। और आखिरी में गज़लियत का असली मतलब आपको बताऊंगा। क्या बोलेंगे कि भाई ये तो सीखने के लिए वर्कशॉप में आए थे कि हमें गज़लियत असल में क्या चीज़ है, ये अगर मेरे समझ में आ गई तो मेरे गज़ल लिखने का कुछ फ़ायदा है। वरना वो जैसा मजदूर है, टोकरे उठाता है, इधर रेती डालता है, टोकरा उठाता है, उधर रेती डालता है, उधर ऐसे गज़ल का 5 शेर का टोकरा उठाए उधर डाले, एक टोकरा उठाए उधर डाले, ऐसी रेत की गज़ल लिखने से कोई मतलब नहीं। उसमें गज़लियत होनी चाहिए, और वो सही मायने में, जैसे मैं आपको अभी बताया कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, जो अंतिम ध्येय है, अल्टीमेट एम क्या है, ये अगर आपको पता चले तो आपके गज़ल के लेखन में बड़ी ही क्रांति आ जाएंगी। आज तक आप जो लिखते थे और आज के बाद जो आप लिखेंगे, अपने आप में आप महसूस करेंगे कि यार ये ज़रा अब मज़ा आ रहा है, अब ठीक अच्छा लग रहा है। ये बोलने वालों की कमी है। तो मेरा जो पिछले 50-55 साल का गज़ल लिखने का, और मुझे जो दो गुरु मिले, परभनी के मेरे पहले गज़ल गुरु डॉक्टर गुलाम रसूल और मेरे दूसरे गज़ल गुरु आदरणीय गज़ल सम्राट सुरेश भट्ट, इन्होंने ये बातें रात रात भर, भट्ट साहब के पास नागपुर में बैठता था तो पूरी रात बातें करते थे, पूरी रात सवेरे सवेरे तक 4:30-5 बजे तक उनकी बातें चलती थी। और उन्होंने जो मुझे ये दावा दलील, जो राब्ता, जो गज़लियत, इसके बारे में भट्ट साहब ने जो बताया ना, सही गुरु मिलना ये भी अपने तकदीर की बात होती है। जिसके तकदीर में उसको मिलता है। मैं बड़ा तकदीर वाला हूँ कि मुझे डॉक्टर गुलाम रसूल और डॉक्टर आदरणीय सुरेश भट्ट जी, ऐसे 2 गज़ल गुरु मिले जिन्होंने मुझे, वो आळंदी है ना पुणे में आळंदी, तो उसके पास 2 आळंदी है, एक देवाची आळंदी और दूसरी चोराची आळंदी, एक भगवान की आळंदी और एक चोरों की आळंदी। तो ऐसे 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जाता है देव के आळंदी को और दूसरा रास्ता जाता है चोर के आळंदी को। तो आप यहाँ पे खड़े हैं और आपके सामने अभी ये 2 अल्टरनेटिव है, क्या ये रास्ते से जाएंगे या ये रास्ते से जाएंगे। तो ये जो वर्कशॉप है आपको देवाची आळंदी, देव के आळंदी की तरफ, गज़लियत के तरफ, असलियत, असल में गज़ल क्यों लिखे, क्या वजह है कि हम अपने आप को गज़ल लिखने से रोक नहीं सकते, कि लाख कोशिश करने के बाद भी कि आज से मैं गज़ल नहीं लिखूंगा, ऐसा आपने अगर प्रण भी कर लिए और फिर भी आप गज़ल लिखते हैं तो समझ लेना कि ये गज़ल का जुनून, ये गज़ल का कीड़ा आपके दिमाग में पक्का बैठ गया है। ये जो ऐसा सुपरफिशियल नॉलेज लेके जो गज़ल लिखते हैं ना, तो उनको अगर ये रास्ता मालूम हो गया कि भाई ये दावा दलील होना चाहिए, राब्ता होना चाहिए, गज़लियत होनी चाहिए, ये 3 बातें अगर समझ गए, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिमूर्ति है, वैसा दावा दलील, राब्ता और गज़लियत, ये 3 चीज़ें अगर हमारी गज़ल में आती है तो हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी 1 घंटा पूरा हो गया। मैं आधे घंटे का ठहराया था, लेकिन आधे घंटे में होता नहीं, बातें करने की आदत है, तो 1 घंटा होते आ रहा है। तो अब हम रुकेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा 1 घंटा गज़लियत पे, और अगर टाइम मिला उसमें बच गया तो हम उसमें जो गज़ल में जो ऐब है, ऐब, दोष, ऐब,
गज़ल में जो ऐब होता है उसके बारे में अगर टाइम मिला तो लास्ट 10 मिनट्स में मैं ऐब के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।